तो आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स ऑनर्स का क्वेश्चन लाया हूँ पेपर 4 का। तो देखिए आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत निकट है, तो आपको किस तरह से याद रखना है, कैसे पॉइंटों को समझ करके याद रखना है, उस सारे बातों को हम इसमें चर्चा करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चन है वह है प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों में अंतर को समझाइए। प्रत्यक्ष करों के गुण तथा गुणों का वर्णन कीजिए। या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में क्या अंतर है, इनके गुण तथा दोष को बताइए। तो देखिए इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर क्या होता है। अगर नहीं पता है तो हम लोग इसमें समझेंगे, अगर समझ जाते हैं तो उनका अपने आप अगर हम डिफिनीशन लिखते हैं तो उसका अंतर आ जाएगा। कैसे, तो देखिए कर भार को ध्यान में रखते हुए कर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष और परोक्ष कर के करों के अभिप्राय और अंतर को समझने से पहले हमें कर भार को 2 रूपांतर कराघात और करापात को समझ लेना चाहिए। अब देखिए कराघात क्या होता है उसको समझते हैं। कराघात तो उस व्यक्ति पर होता है जिस पर वो लगाया जाता है, और करापात उस व्यक्ति पर होता है जो वास्तव में उसे प्रदान करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कराघात जो हुआ ना वो किसी व्यक्ति पर लगाया गया। जैसे कि आपको हम बोले कि देखिए इस कलम का मूल्य जो है वो 5 रुपया है या 4 रुपया है, इस पर आपको 1 रुपया कर लगाना, मतलब कि हम लगा रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, 5 रुपया दे दीजिएगा। परंतु 5 रुपया आप अपने पैकेट से नहीं, आप जो बेचिएगा उससे ले लीजिएगा 5 रुपया। तो वही जो आप हुए वो कराघात हुआ, और जो व्यक्ति वास्तव में उसको प्रदान कर रहा है पैसा, वो कर का पैसा, तो वो क्या हो गया, करापात हो गया। तो इस बात को आप समझ गए। तो चलिए इसमें भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि किसी दुकानदार पर कोई कर लगाया जाता है और वह उस व्यक्ति वस्तु का मूल्य कर के अनुमान में बढ़ाकर उपभोक्ताओं पर टाल देता है, तो हम कहेंगे कि कराघात दुकानदार पर हुआ और करापात उपभोक्ताओं पर। कराघात और करापात के आधार पर ही करों के नाम प्रत्यक्ष और परोक्ष कर रखे गए हैं। तो आप कराघात और करापात को समझ गए। कराघात जिस पर लगाया जाए और जो वास्तव रूप में अगर कर का भुगतान करे उसको क्या कहते हैं, करापात। तो इस बात को समझ गए। तो चलते हैं अब प्रत्यक्ष कर की ओर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो प्रत्यक्ष कर में कराघात तथा करापात यानी कि दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं। जैसे कि लगाए, उसी पर लगाए और उसी से लिए, वही प्रत्यक्ष कर हुए। जैसे कि आपको प्रत्यक्ष कर बहुत मामले में देना पड़ता है, जिसमें क्या होगा, आप पर लगाएगा और आप ही से लेगा। तो जब आप ही पर लगाया उस समय तो आप कराघात हो गए, और आपसे ले लिया उसी समय आप क्या हो गया, करापात हो गए। तो यही कारण है कि इसमें दोनों आते हैं। प्रत्यक्ष कर में कराघात और करापात दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं। कराघात कर देने वाला ही अंतिम रूप में द्रव्य के भार को वहन करता है। इसमें कर भार दूसरे व्यक्ति पर नहीं आ सकता है। आयकर, प्रमंडल कर, मृत्यु कर आदि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। इसमें क्या हुआ कि आपको जो कर लगाया गया आपको खुद ही भुगतना होगा, ठीक है ना। तो इसमें करापात और कराघात दोनों आ गए। तो इस बात को समझते हुए रखना है और इसको डिटेल में वहां पर लिखना है, ठीक है ना। इस प्रकार के कर अधिकांशतः धनी वर्ग पर ही लगाए जाते हैं। ये जो कर है वो किस पर लगाए जाते हैं? जो धनी है प्रत्यक्ष वही न देगा। हम लोगों को या गरीब वर्गों को कहेंगे कि ये कर दीजिए, तो कर नाम सुन करके ही उसको मतलब घिरना होगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए ये प्रत्यक्ष कर धनी लोगों के लिए ही होता है। प्रत्यक्ष कर की परिभाषा है, डाल्टन के अनुसार एक प्रत्यक्ष कर उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिस पर लगाया जाता है। वही बात तो वही है जो सेम है। तो अब इसके नाम को भी याद में रखना है कि डाल्टन के अनुसार ये बात कहा गया है। J.S. मेहता के अनुसार प्रत्यक्ष कर हुआ है जो केवल उसी व्यक्ति से मांगा जाता है जिससे सरकार यह चाहती है कि वह भुगतान करे। जैसे कि सरकार को इच्छा है
कि जिस व्यक्ति की इनकम जो है वो मतलब कि 1.5 लाख 2 लाख सालियाना मतलब सॉरी मासिक से ज़्यादा है, महीने का वो 1.5-2 लाख से ज़्यादा कमा रहा है, तो उस पर कर उसको उनको मतलब लगता है कि लगा दें, तो वो लगा देते हैं। तो वही सरकार जिससे चाहती है वही भुगतान करता है, वही प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जे.एस. मेहता के अनुसार प्रत्यक्ष कर वह है जो पूर्णतया उस व्यक्ति द्वारा अदा किया जाता है जिस पर वह लगाया जाता है, अर्थात इसका तत्काल भार पूर्णतया उस व्यक्ति पर पड़ना चाहिए जो कि कर अधिकारी सर्वप्रथम भुगतान करता है। अगला क्या है, प्रोफेसर डी मार्को के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की आय का प्रत्यक्ष अनुमान लगाकर उस पर कर लगाया जाता है तो वह प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जो मैं समझाया बात वही है, बस घुमा फिरा करके थोड़ा थोड़ा लिखा जा रहा है। बेस्टेविल के अनुसार प्रत्यक्ष कर वह है जो अस्थायी तथा बार बार उत्पन्न होने वाले अवसरों पर लगाया जाता है। अस्थाई जो अस्थाई है और बार बार उत्पन्न होने वाले अवसरों पर भी लगाया जाता है। फिंडले सिराज के अनुसार प्रत्यक्ष कर वे है जो शीघ्र ही व्यक्तियों की संपत्ति पर लगाए जाते हैं और उनका भुगतान उपभोक्ता द्वारा सरकार को प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। अब देखिए प्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर उसी को कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। इन करों में कराघात और करापात एक व्यक्ति पर न पड़कर अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। जैसा कि मैं पहले कराघात और करापात के बारे में बता दिया हूँ। अन्य शब्दों में परोक्ष कर के संबंध में कर देने वाला एक व्यक्ति होता है और उसके भार को वहन करने वाला दूसरा व्यक्ति होता है। इस कर में कर देने वाला व्यक्ति कर के भार को स्वयं न सहन करके वह उसे अन्य व्यक्तियों के कंधों पर डाल देता है। उदाहरण के लिए बिक्री कर, मनोरंजन कर, आयात कर, उत्पादन कर आदि परोक्ष कर है। मतलब डायरेक्टली नहीं लिया जा रहा है, ये मतलब सब मतलब इनडायरेक्टली लिया जा रहा है, इसलिए इसको इनडायरेक्टली कर कहेंगे, टैक्स कहेंगे। तो चलिए इस कर को समझें कि ये डायरेक्ट ना लेकर के इनडायरेक्ट लेगा, ठीक है। तो अगला जो स्टेप है वो है परोक्ष कर की परिभाषा, यानी कि अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा क्या क्या होगा आप देखते हैं। डाल्टन के अनुसार परोक्ष कर एक व्यक्ति पर लगाया जाता है परंतु इसका भुगतान पूर्णतः या अंशतः दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, पूरी तरह या थोड़ा थोड़ा करके भी किया जा सकता है, दोनों व्यक्तियों द्वारा। मिल के अनुसार परोक्ष कर वह है जो कि एक व्यक्ति से इच्छा और आशा मांगा जाता है कि वह अपनी क्षतिपूर्ति दूसरे से कर लेगा। जे.के. मेहता के अनुसार परोक्ष कर वह कर है जिसको भुगतान करने वाला व्यक्ति पूर्णतः या अंशतः अन्य व्यक्तियों पर टाल देता है। डी मार्को के अनुसार बचाई गई आय का अनुमान परोक्ष रूप से तब लगाया जाता है जब वह उस आय को व्यय करता है तथा तब उसे जो कर लगाया जाता है वह परोक्ष कर कहलाता है। फिर अगला जो है बेस्टेविल के अनुसार कभी कभी तथा विशेष अवसर पर लगाए जाने वाले करों को परोक्ष कर कहते हैं। फिंडले सिराज के अनुसार प्रत्यक्ष करों के अतिरिक्त अन्य सभी करों को परोक्ष कर के समूह में सम्मिलित किया जा सकता है। व्यापार, मनोरंजन, बिक्री तथा बाजी लगाने पर करों के परोक्ष करों में सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्यक्ष कर में तो कर का पूर्ण भार करदाता पर ही होता है, इसके विपरीत परोक्ष करों में कर का प्रथम भार तो करदाता पर होता है परंतु अगला जो होता है वो अगले पर होता है। तो चलिए अगला बात क्या है, परंतु कर के दूसरे भार को वो दूसरे व्यक्ति पर टाल देता है। तो ये हो गया क्या, अप्रत्यक्ष कर। कोई कर प्रत्यक्ष है या परोक्ष इसे कर भार के स्वरूप की कसौटी से ही निश्चित किया जा सकता है। कभी कभी कोई कर प्रत्यक्ष समझ कर लगाया जाता है परंतु परिस्थितियां परिवर्तित हो जाने से करदाता उसका भार टाल सकने में समर्थ हो जाता है। इसी प्रकार कभी कभी परोक्ष कर समझ कर लगाए गए कर भी सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तित हो जाने के कारण प्रत्यक्ष करों के रूप धारण कर लेती है। अब देखेंगे हम लोग इसके गुण क्या है। पहले प्रत्यक्ष करों की गुण को समझेंगे, उसके पश्चात अप्रत्यक्ष करों के, फिर उन दोनों में अंतर समझेंगे, भिन्नता समझेंगे, क्या दोनों में क्या है। और इसकी बहुत लाभ ये है कि ये दोनों एक दूसरे के संपूरक है। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत मतलब दिक्कत होती इसमें। तो चलिए हम सब जानेंगे आगे। तो पहला इसका पॉइंट है नागरिक जागरण। प्रत्यक्ष करों से नागरिक के कर्तव्य के प्रति जागृत होने की प्रेरणा
उदित होती है वे समझने लगते हैं कि वे कर प्रदान करके अपने सरकार के क्रियाकलापों को संचालित करने में अपना योगदान दे रहे हैं, या उन्हें ये भी हमारे हिसाब से लग सकता है कि वो व्यक्ति समझे कि हमको कर देना पड़ रहा है, यानी कि कुछ टैक्स दे रहा है तो कुछ इसमें ज़्यादा मेहनत करे, ज़्यादा नॉलेज उसमें लगाए, इसलिए नागरिक में जागरण भी होगी नागरिक में। तो चलिए अगला जो पॉइंट है वो है आर्थिक विषमता में कमी, यानी कि जो प्रत्यक्ष कर धनिक पर लगाए जाते हैं, यानी कि धनिक जो होते हैं और प्राप्त आय सार्वजनिक हित में उपयोग होता है। इस प्रकार से यह कर गरीब और अमीरों के बीच के खाई को बांटने में सहायक होती है। तो ये देखिए आर्थिक विषमता को कैसे ध्यान में रखना है, ये देखिए ये पॉइंट सबको कैसे ध्यान में रखना है। तो आपको इसको समझ करके पॉइंट खुद बना लेना होगा, तभी ये पॉइंट बनेगा, नहीं तो आपको याद रखना होगा। तो नागरिक जागरण हो गया एक पहला इसका गुण। आर्थिक विषमता, जो समाज में विषमता चल रही है धनिक गरीब का, वो क्या होगा इस कर के कारण इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, तो जो प्रत्यक्ष कर है वो धनिक पर लगाए जाते हैं, तो उनसे जो कर आएगा वो सरकार किस पर खर्चा करेगी, सामाजिक कार्य पर। जब सामाजिक कार्य पर खर्चा होगा तो धनी से भी मतलब गरीब के पास आ जाएगा पैसा, या नहीं आएगा तो खर्च हुआ सामाजिक कार्य में, तो किसी भी तरह से क्या हो रहा है, विषमता में कमी आ रही है। ठीक है। वित्त व्ययिता, करदाता को सरकार से सीधा संबंध होने के कारण इन करों को वसूली में सरकार को बहुत अधिक खर्च करने की, अर्थात वसूली के लिए अधिक कर्मचारी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो कर है प्रत्यक्ष कर, उसमें क्या है कि जो सरकार है और जो व्यक्ति दे रहा है उसी के बीच है, तो इसमें कोई मांगने थोड़ी ना आएगा। कहने का मतलब कई कर्मचारी को रखना नहीं पड़ेगा, इसलिए इसमें क्या होता है, ये इसमें खर्च भी उठाना नहीं पड़ता है, जो होता है सो सरकार के पास चला जाता है। निश्चितता, ऐसे कर के विषय में सरकार निश्चित रहती है, अर्थात अपने बजट के लिए आय का अनुमान लगा लेती है तथा कर देने वाले के कर तथा समय का पूरा ज्ञान रहता है। निश्चितता इस बात की रहती है, समझने की कोशिश करेंगे कि उस कर के हिसाब से पता लग जाता है कि हमारे साल का इनकम कितना हो सकता है, हम 5 साल में क्या कर सकते हैं, तो हम कितना खर्च करें, ये बजट बना लिया जाता है। फिर अगला जो है ये कर लोचदार होते हैं, अर्थात इन्हें घटाया और बढ़ाया जा सकते हैं। लोचदार कर मतलब हुआ कि इसको कमा घटा बढ़ा जैसे ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से कर सकते हैं। इसकी प्रगति के साथ साथ कर की मात्रा में भी वृद्धि होती है। सरलता एवं सुविधा, इसमें सरलता क्या है कि करदाता सरलता को सीधा कर का भुगतान करता है, उसे किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, करदाता को इसे चुकाने में किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होती है। प्रत्यक्ष कर के दोष और निम्नलिखित है। प्रत्यक्ष कर के दोष क्या है, ये तो आप इसका लाभ समझे। अब दोष क्या है, तो दोष यही होगा, इसमें जितने धनी व्यक्ति होंगे वो उसी को ये प्रॉब्लम होगा, तो उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, पॉइंट बनाना है। जैसे लोच की कमी, करों का भार केवल धनी वर्ग पर होता है। यदि सरकार कर की राशि में वृद्धि करके अपनी आय बढ़ाने की चेष्टा करती है तो इसमें धनिकों में उत्तेजना और असंतोष फैल जाता है, जिससे सामाजिक शांति भंग होने का डर रहता है। फिर अगला जो है विविधता का सिद्धांत न लागू होना है। जो विविधता का सिद्धांत है वो लागू नहीं हो पाता है। कैसे, तो प्रत्यक्ष कर का भार केवल धनिक पर ही पड़ता है, निर्धन लोग इसके भार से अछूत रहते हैं, अतः इसमें विविधता के सिद्धांत को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो फिर अगला क्या है, सारे बातों में वही जिक्र होता है धनी और निर्धन, क्योंकि यही एक प्रॉब्लम है। उत्पादक का हतोत्साह, प्रत्यक्ष कर का प्रभाव केवल धनिकों पर पड़ने से उनकी बचत करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी विनियोग हो जाने से उत्पादन हतोत्साहित होता है और प्रगतिशील दर से कर लगाए जाने के कारण उत्पादक लोग उत्पादन वृद्धि में रुचि लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उत्पादन से होने वाली अधिकांश आय को कर के रूप में दे देना पड़ता है। अगला पॉइंट है धनिकों का नैतिक पतन, यानी कि जो उसका शिष्टाचार है वो पतन करेंगे। क्यों, क्योंकि कर से बचना है। वे करों के भार को टालने की नई नई विधियां खोजते रहते हैं और करों से बचने के लिए वे झूठे कागजात का प्रयोग करते हैं, जिसका उसका नैतिक पतन होता रहता है। कर बचाने का लालच, करदाता इस कर को बचाने का पूरा प्रयास करता है तथा जाली हिसाबों का
हिसाबों इत्यादि की सहारा लेता है। असुविधाजनक, ये कर असुविधाजनक भी होते हैं क्योंकि कर कितनी मात्रा में किसके लिए विशेष हिसाब किताब की आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी तो इसमें वकीलों का तक सहारा लेना पड़ता है। अगला जो पॉइंट है वो है परोक्ष करों का गुण। अब हम लोग समझेंगे कि जो अप्रत्यक्ष कर है उसका क्या है गुण, ठीक है। तो परोक्ष करों का गुण निम्नलिखित है। कष्टकारक न होना, परोक्ष कर का भार वस्तुओं को मूल्य बढ़ाकर डाला जाता है जिससे करदाता को पता भी नहीं चलता है कि उसमें कर दिया है या नहीं। परोक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष, तो इसमें पता चलेगा थोड़ी ही कि हमको ये कर दे रहा है कि नहीं। जैसे कि ये पेन का मूल्य समझिए कि हम 5 रुपये में लाए, हमको पता नहीं है कि इसमें कर दिए हैं, तो इस तरह से उसको पता नहीं चलता है, इसलिए उसको कष्ट नहीं होता है। भुगतान की सुविधा, परोक्ष करों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति से सरलता पूर्वक कर वसूल किया जा सकता है क्योंकि सभी को अपने उपभोग की वस्तु खरीदनी पड़ती है, वस्तुओं के मूल्य में ही कर रहता है विद्यमान। वसूली सरल, प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा परोक्ष करों का वसूली करना भी सरल है। एक स्थान पर लगे कर का वितरण समस्त स्थानों पर हो जाता है। आय का अच्छा साधन, प्रत्यक्ष करों से इतनी आय नहीं हो पाती जितनी परोक्ष कर से हो जाती है, अतः परोक्ष कर सरकार की आय का एक अच्छा साधन है। इस बात को समझते चलना है। न्यायपूर्ण क्यों है ये? परोक्ष से बचना बहुत मुश्किल है। समझिए कि परोक्ष कर से आप बच ही नहीं सकते, आप प्रत्यक्ष कर से कैसे बच सकते हैं, वो लेगा ही। लोच, इसमें लोच का गुण भी पाया जाता है। सरकार कर की दर बढ़ाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकती है। न्यायपूर्ण, परोक्ष करों से हानिकारक वस्तुओं के उपभोग की सीमित या समाप्त हो सकता है। जैसे न्यायपूर्ण इसलिए कि जब जिस समय कर लगाने जाएंगे उस समय उसकी जानकारी लेंगे उस वस्तु का कि कैसा है, मतलब वो कैसा है, सारे चीज़ का। अगर वो गलत वस्तु होंगे तो उस पर कर या तो ज़्यादा लगाया जाएगा और नहीं तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप समझ सकते हैं सिगरेट, तंबाकू, ये सब। परोक्ष करों के दोष क्या हैं? इतने गुण होने के बावजूद भी इसमें दोष है, सभी में दोष है। तो क्या है? समानता के सिद्धांत का अवहेलना, इनका भार निर्धन पर अधिक पड़ता है, अतः इनके द्वारा समानता के सिद्धांत की अवहेलना होती है। यानी कि इसमें समान रहता है और सरकार चाहता है कि समानता हो, तो ये समानता हो नहीं रहा है क्योंकि गरीब से उतना ही कर लिया जा रहा है, धनिक से भी उतना ही कर लिया जा रहा है, इसलिए समानता का अवहेलना हो रहा है। फिर है नागरिक चेतना का अभाव, इनसे नागरिक चेतना उत्पन्न नहीं हो पाती है क्योंकि करदाताओं को पता भी नहीं चलता है कि उन्हें कर दिया है या नहीं। फिर अगला क्या है? निर्धन को दुखदाई, निर्धन वर्ग के लिए यह विशेष दुखदायी होता है क्योंकि उनको कर तो देना ही पड़ेगा। निश्चितता का गुण का अभाव, इसमें निश्चितता का गुण कम पाया जाता है। वित्त व्ययिता का अभाव, वित्त व्ययिता के सिद्धांत के ये कर अवहेलना करते हैं, इनकी वसूली में बहुत खर्च होता है। कुछ कर तो ऐसे भी होते हैं जिनसे इतनी आय नहीं होती है जितना उनकी वसूली खर्च हो जाता है। मंदी काल के लिए अनुपयुक्त, मंदी काल में ये तो इन करों को समाप्त प्राय ही कर देना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष और परोक्ष के दोनों ही गुण और दोष समान है। अच्छी कर प्रणाली में दोनों ही करों का समुचित समावेशन होना चाहिए ताकि समाज के सभी वर्गों को न्याय उचित रूप करों का भार पड़ सके। तो प्रत्यक्ष और अपरोक्ष करों की तुलना क्या है? तो साधनों के आवंटन के आधार पर ये बहुत अच्छे कर है। वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी इसलिए मैं इसका पॉइंट समझा देता हूँ। साधनों के आवंटन के आधार पर अगर साधन जिस हिसाब से बटे हुए हैं उसके हिसाब से प्रत्यक्ष कर बहुत अच्छे हैं क्योंकि बहुत धनिक और बहुत गरीब में धन बटा हुआ है, यानी कि जो वस्तु है वो बटा हुआ है, तो उसके हिसाब से कर न लगना चाहिए। फिर वितरण के आधार पर जिस हिसाब से वितरण किया जाता है कोई चीज़ का, तो उसी हिसाब से भी क्या है, ये श्रेष्ठ है क्योंकि इस आधार पर प्रत्यक्ष कर श्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष गतिशील होते हैं और वे धन के वितरण की असमानता को कम करते हैं, ठीक है ना, वितरण के हिसाब से। फिर है प्रशासकीय आधार पर, प्रशासकीय आधार पर दृष्टिकोण से ही बहुत अच्छे कर है प्रत्यक्ष कर। इनके कारण है कि प्रत्यक्ष कर करदाता और सरकार दोनों के लिए सुविधाजनक होते हैं। प्रत्यक्ष करों के भुगतान में करदाता को मानसिक कष्ट होता है और प्रत्यक्ष करों की चोरी बहुत होती है। तो
नेक्स्ट है प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर एक दूसरे के पूरक कैसे है। तो पूरक देखिए इसका बहुत अच्छा सा उपाय है, अगर ये पूरक है ही है, क्योंकि देखिए हम इसको समझा देते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर का पूरक क्यों है। कि देखिए प्रत्यक्ष कर जो लगेगा वो धनिक में लगेगा, तो धनिक से यहाँ पर इनका आम सरकार को आएगी, और परोक्ष कर से क्या होगा, अप्रत्यक्ष कर से सबसे कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जनता से भी कर लिया गया और यहाँ धनिक से उससे ज़्यादा कर लिया गया। तो इस हिसाब से सरकार की जो बेनिफिट हुई, आय हुई, वो बहुत अच्छा हुई और ये समाज में भी संतुलन बनाए रखने में सहायक हुई। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। और ये वीडियो बहुत लेंदी हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। यहीं पर ये एंड हो रहा है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मस्ती से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।